गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंथोसिरोस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और एक मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फुट और मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला जो पोर्शन है उसका डेवलपमेंट हुआ था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कैप्सूल है या जो संपुटिका है उस कैप्सूल में परिणतिक डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। बाहरी जो सेल्स होती है जिन्हें एम्फिथेशियल सेल्स कहते हैं, और ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम सेंट्रल एंडोथेशियम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बाहरी एम्फिथेशियम सेल्स है, इन सेल्स में फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे कि दो प्रकार की लेयर्स बन जाती हैं या दो अलग अलग स्पष्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें जो बाहर की सेल्स होंगी जिन्हें हम प्रारंभिक जैकेट कोशिकाएं कहेंगे या प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं, ये बनेंगी, और अंदर की तरफ जो सेल्स होंगी, ये वाली सेल्स अंदर की तरफ, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनर आर्किस्पोरियल सेल्स या आंतरिक बीजाणुजन स्तर। प्राइमरी जैकेट जो सेल्स की जो लेयर है, इस लेयर में बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि 4 to 6 लेयर का एक कैप्सूल वॉल या संपुटिका की भित्ति बन जाती है। और इस जैकेट वॉल की जो सबसे आउटर वॉल होगी, वो वॉल एपिडर्मिस का निर्माण करती है। मतलब कि जो 4 to 6 लेयर का थिक वॉल है, उस वॉल की जो सबसे बाहर की लेयर होगी, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? आउटर एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स जो होंगी वो एलोंगेटेड होंगी, वर्टिकल होंगी, और उनमें क्यूटीन का सबमिशन होता है, क्यूटीन भरा रहता है, यानी कि क्यूटीनीकृत होती है। और यहाँ पर कहीं कहीं स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जैकेट वॉल की जो अंदर की सेल्स हैं, उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनर आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं, ये सेल्स एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और पूरे कैप्सूल को जैसे कि गुंबद कवर करके रखता है, वैसे उनको कवर करके रखती है। जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ये आर्किस्पोरियल सेल्स का प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है, सघन होता है, केंद्रक बहुत बड़ा होता है और वेल नेचर्ड होता है। इस आर्किस्पोरियल लेयर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज की लेयर है वो होमोजिनस नेचर की होगी, समांगी नेचर की होगी, और यानी कि जो सेल्स होंगी वो सारी एक जैसी शेप की होंगी। अधिकतर सेल्स रेक्टेंगुलर होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है और थिन वॉल्ड होती हैं। आगे जाकर के ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ये दो प्रकार की सेल्स में मॉडिफाई हो जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज की कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्यूडो इलेटर्स मदर सेल या आभासी इलेटर्स मात्र कोशिकाओं में मॉडिफाई हो जाती है। स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होंगी वो ओवल शेप की होंगी या गोलाकार शेप की होती है, काफी बड़ी होती हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस काफी बड़ा हो जाता है, और जो कैप्सूल का साइज बढ़ता रहता है, वैसे ही स्पोर मदर सेल का साइज भी बढ़ता रहेगा, और ये आकार में बहुत बड़ी और गोलाकार शेप की हो जाती है। और अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होना होता है। तो जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये चारों हैप्लॉइड स्पोर्स एक साथ रहते हैं, जिसे हम टेट्राड कंडीशन बोलते हैं। टेट्राड कंडीशन में जो ये स्पोर्स हैं, इनका कलर येलो और डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसी प्रकार जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, उनसे जो दूसरी सेल्स रूपांतरित हुई हैं, जिन्हें हम स्यूडो इलेटर्स मदर सेल या आभासी इलेटर्स मदर सेल कहते हैं, वो बनती हैं। ये स्यूडो इलेटर्स मदर सेल्स तिरछे डिवीजन करती हैं, यानी कि ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे कि जो इलेटर्स हैं, इलेटर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये इलेटर्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इस प्रकार स्पोरोजिनस टिश्यू से
दो प्रकार की सेल्स बन गई। एक तो फर्टाइल सेल्स बनी जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, जो कि टेट्राड कंडीशन में हैं, और दूसरी जो स्यूडोइलेटर्स बने हैं, वो स्यूडोइलेटर्स जो हैं वो नेचर में स्टेराइल रहेंगे, बंधे रहेंगे। इस स्लाइड में आप स्यूडोइलेटर्स की स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं। इनके काम को अगर हम देखें तो क्योंकि जो स्यूडोइलेटर्स हैं ये प्रोटीन और स्टार्च रिच होते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट होते हुए स्पोर्स हैं उन स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि जो इलेटर्स हैं इनकी वॉल पर एन्युलर थिकनिंग पाई जाती है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाते हैं और इस वजह से ये कैप्सूल के और जो स्पोर्स बने हैं उनके डाइसेंस में भी हेल्प करते हैं। ये जो स्लाइड दी गई है, इस स्लाइड में आप आर्किस्पोरियल लेयर देख रहे हैं और आर्किस्पोरियल लेयर के अंदर की जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स जिन्हें हम सेंट्रल एंडोस्थीशियम सेल्स बोलते हैं, ये सेंट्रल एंडोस्थीशियम सेल्स स्टेराइल होती है, यानी कि बंदी होती है नेचर में, और इसी से कोल्यूमेला का डेवलपमेंट होता है। कैप्सूल के बेसल पार्ट में जो कोल्यूमेला है वो कोल्यूमेला 4 से लेकर के 6 तक वर्टिकल रोज में उदग्र लाइन में पाई जाती है, और जो ऊपर का पार्ट होता है यानी कि जो जहां पर की डेवलप्ड रीजन है संपुटिका का, उस रीजन में कोल्यूमेला 16 रोज तक बनाती हैं। दी गई स्लाइड एक मेच्योर स्पोरोफाइट की है। ये मेच्योर स्पोरोफाइट का एलएस दिया हुआ है। इसमें आप 3 पार्ट आसानी से देख पा रहे हैं। सबसे जो बेसल पार्ट है जिसे हमने फुट रीजन नाम दिया है, फुट रीजन की सेल्स जो होती है वो सबसे लोअर पार्ट की सेल्स हैं, और ये सेल्स पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती हैं, और इनका काम क्या है, जो मदर थैलस है उस थैलस से डेवलपिंग स्पोरोफाइट को जो पे न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग स्पोरोफाइट को ये प्रोवाइड कराती है। बीच वाला रीजन है जिसे हम मेरिस्मेटिक जोन कहते हैं। इस जोन की कोशिकाएं लगातार विभाजन करने की क्षमता रखती है और ये भी पैरेन्काइमेटस सेल से बनी रहती हैं। तीसरा रीजन है कैप्सूल रीजन। ये वाला जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है वो वाला रीजन कैप्सूल रीजन कहलाता है। ये कैप्सूल रीजन ही इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ग्रीन कलर का हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो हम थैलस के ऊपर देखते हैं वो वास्तव में कैप्सूल ही हमें दिखाई देता है। कैप्सूल रीजन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कोल्यूमेला रीजन, स्पोर सेक यानी बीजाणु कोश, और कैप्सूल वॉल। कोल्यूमेला रीजन ये वाली जो सेल्स हैं, ये कोल्यूमेला रीजन की सेल सेंट्रल एंडोस्थीशियम की सेल से बनता है, और ये जो सेल्स होंगी वो पैरेन्काइमेटस तो होती हैं लेकिन ये स्टेराइल नेचर की होती हैं। और ये जो कोल्यूमेला बना है, इस कोल्यूमेला का काम क्या है, जो स्पोरोफाइट है इस स्पोरोफाइट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक बल देने का काम करता है। इन्हीं की वजह से जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है वो सीधा खड़ा रहता है। कोल्यूमेला को चारों तरफ से बीजाणु कोश या स्पोर सेक रीजन की जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, ये सेल्स घेर के रखती हैं, और ये सेल्स फर्टाइल नेचर की होती हैं। इन आर्किस्पोरियम सेल से या स्पोरोजिनस टिश्यूज से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। पहली जो फर्टाइल सेल्स बनेंगी जिन्हें हम बीजाणुजन कोशिकाएं बोलते हैं, और दूसरी जो सेल्स बनती हैं जिन्हें हम स्यूडोइलेटस मदर सेल बोलेंगे। तो 2 प्रकार की जो स्पोर सेक है इसमें 2 प्रकार की सेल्स रहती हैं, एक तो स्पोर टेट्राड्स रहते हैं और एक स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं। तो स्यूडोइलेटर्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं रहेंगे और स्पोर टेट्राड्स जो हैं वो फर्टाइल नेचर के होंगे। तीसरा रीजन है कैप्सूल की वॉल या संपुटिका की भित्ति। ये जो सबसे बाहरी रीजन दिख रहा है ये कैप्सूल की वॉल है, जो कि 4 से 6 लेयर की सेल्स की बनी होती हैं। इसमें जो सबसे बाहर का लेयर है, ये वाला जो लेयर है जिसे हम एपिथीशियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस डर्मल लेयर में कहीं कहीं स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, और जो अंदर की सेल्स हैं सेल वॉल के ये जो कैप्सूल वॉल है इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं 4 लेयर तक की, इन सेल्स में
ये सेल्स क्लोरेनकाइमेटस होती हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करने की क्षमता भी रखती है। लेकिन जब ये सेल्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेगी तो मिनरल्स और वाटर के लिए ये फुट वाली जो सेल्स हैं, ये जो फुट सेल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन करती हैं, उसी पर ये डिपेंडेंट रहती हैं। जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाता है तो ये जो कैप्सूल की वॉल हैं, इन वॉल में कुछ लंबी लंबी लाइंस बन जाती हैं जिन्हें हम स्फुटन बोलते हैं। तो इस स्फुटन की क्रिया के कारण ये जो सेल वॉल आपस की जो वॉल है, ये वॉल्स के बीच में गैप बन जाता है जिससे कि डाइसेंस कंप्लीट हो पाता है। जब इस कैप्सूल को ड्राई वातावरण मिलता है, शुष्क वातावरण मिलता है, तो इसकी जो वॉल की सेल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने से इनके बीच में गैप बन जाता है, दरार पड़ जाती है, जिससे कि जो स्पोर सेक है और स्यूडोविलेटर्स हैं वो इस गैप से बाहर वातावरण में बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये स्फुटन का प्रोसेस ऊपर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, जिससे कि पहले ऊपर के मेच्योर स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, उसके बाद में नीचे के स्पोर्स मेच्योर होते हैं और वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक मेच्योर स्पोर्स का स्ट्रक्चर है। स्पोर्स का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। इस स्पोर के ऊपर दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो थिक होती है काफी, और उसके ऊपर ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इनर लेयर जो होती है वो काफी पतली होती है, बहुत कोमल नेचर की होती है। जब ये स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है और ये कहीं जमीन पर गिर जाते हैं तो काफी टाइम तक ये डोरमेंसी पीरियड या सुषुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब इसका डोरमेंसी पीरियड निकल जाता है तो इनमें अंकुरण स्टार्ट होता है। फेवरेबल कंडीशन आते ही इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पोर का आउटर वॉल वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और वहां कहीं से ये इसमें स्लिट बन जाती है और इसी स्लिट से जर्म ट्यूब बाहर आती है। इस जर्म ट्यूब के टर्मिनल पार्ट पर यानी अंतस्थ सिरे पर एक छोटी सेल बन जाती है, ये सेल्स, और इस सेल में ट्रांसफर डिवीजन होते रहते हैं और समकोण पर डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है, 8 कोशिकाओं का एक स्टेज बन जाती है। 4-4 टायर की 2 टायर्स बन जाते हैं, 4-4 सेल्स की, जिसमें से जो एपिकल रीजन वाली टायर्स हैं 4 सेल्स, उनसे थैलस की लोब या जो पालियां हैं उनका निर्माण होता है, और नीचे के जो 4 सेल्स हैं उन सेल से राइजोइडल रीजन या मूलाभास का निर्माण होता है। इस प्रकार इस स्पोर से एक मैच्योर प्लांट का, एंथोसिरोस के मैच्योर प्लांट का निर्माण हो पाता है। एंथोसिरोस का जो थैलस है वो गेमेटोफाइटिक नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, और जो स्पोरोफाइटिक पार्ट है वो स्पोरोफाइटिक अवस्थाएं डिप्लॉइड नेचर की होती हैं। तो यहाँ हम जैसे कि एंथोसिरोस का यह थैलस है, इस थैलस से एंथ्रीडियम बन गए, आर्किगोनियम बन गए, और इससे एंथीरोजोइड्स और एक सेल का निर्माण हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ऊस्पोर बना, ऊस्पोर के डेवलपमेंट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, जिससे हम जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है वो बन गया, जो कि इस एंथोसिरोस के गेमेटोफाइट पर ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल रीजन वाला जो कोशिकाएं हैं, उस कैप्सूल रीजन वाली कोशिकाओं से क्या बनेगा, स्पोरोफाइटिक मदर सेल्स बनेंगी जो कि डिप्लॉइड नेचर की होंगी, और इनमें अर्धसूत्रण होगा जिससे कि स्पोर टेट्राड्स बनते हैं, और यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो फिर से हैप्लॉइड नेचर में आ जाते हैं। इन स्पोर्स में फिर से कुछ समय बाद में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जिससे कि जर्मिनेशन से एक नया गेमेटोफाइटिक प्लांट एंथोसिरोस का बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही नेचर इस लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। थैंक यू।